पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक्टिंग कभी करना नहीं चाहता था। उस वक्त मैं कैबिन क्रू बन के बड़ा खुश था। इतना कमाना था और फिर टीवी छोड़ देना था। मेरा इतना हो गया था, ग्रीड बढ़ गया था। उसी दौरान ना मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया था। एंड आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल हो जाता है ना इतना बड़ा, तो मुझे लगता है पैसे या कुछ और मायने नहीं रखते, बिकॉज देन लाइफ पूरी तरह बंद हो जाती है, और मेरी बंद हो गई थी। Hey guys, what's up? This is आमिर अली, और आपने मुझे कई बार कई जगहों पर बात करते हुए देखा होगा अपने एक्टिंग करियर के बारे में, लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसी बातें करने आ रहा हूँ जो मैंने कभी किसी से कहा नहीं है। मॉम एंड डैड सेपरेटेड एट अ वेरी वेरी अर्ली एज, तो वो मुझे थोड़ा याद है अगेन जब बॉम्बे वापस आए तब तक। एंड जब मॉम काम पे जाती थी और मैं स्कूल जाता था, तो मुझे अकेले बस स्टॉप पे जाने बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता था। तो मैं अंकल आंटीज़ को देखता था अपने बच्चों को ड्रॉप करते हुए, तो उनके पीछे ऐसे एक्टिंग करके कि वो मेरे साथ है बस स्टॉप तक पहुंच जाता था। तो स्कूलिंग मैंने कैथलिक स्कूल से करी, 10th कैसे कैसे करके ख़त्म किया। मुझे अब तक याद है मैं 14 बस क्रॉस किया था। मैं स्कूल थोड़ा जल्दी चला गया था बिकॉज आई वाज टॉल एंड स्टफ, तो आई वाज 14 एंड हाफ मैंने 10th पास किया। एंड कॉलेज मैंने शुरुआत की, नेशनल कॉलेज बांद्रा। एंड कॉलेज के वक्त आई वाज अगेन जो 9th और 10th में था, आई वाज इन द सेम फ्लो। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे माँ को जल्दी से नौकरी से हटाना है, बिकॉज उन्हें जॉब नहीं करना था कभी, और उन्हें करना पड़ रहा था। एक इंस्टेंस हुआ था जब हम बैंगलोर गए थे, तो नसीम दीदी जो मेरे फैमिली है, उनके हस्बैंड थे आबिद अंकल, वो मुझसे ऐसे ही पूछे कि क्या करना चाहते हो। तो मैं तो जवाब यही दिया कि मैं मम्मी को जॉब से जल्द निकालना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ सोचा होगा ना, यू आर 17 नाउ, क्या करना चाहते हो। तो बोलते ना ऊपर वाला कभी कुछ मुंह में दे देता है आपके बोलने के लिए, और वो सच हो जाता है। मैंने उन्हें बोला कि मैं कैबिन क्रू बनना चाहता हूँ, क्योंकि हम बॉम्बे टू बैंगलोर एंड टू एंड फ्रो ट्रेन में आते थे उस वक्त। तो फ्लाइट में मैं कभी बैठा था नहीं। मैं बॉम्बे आया, मैं हल्का फुल्का फ़ैशन शो ऐसे ही करता था कपड़ों के लिए, मतलब वॉक कर लो तो शर्ट्स मिल जाएंगे कॉलेज में। तो वहाँ पर एक बंदे थे महेश नाम के, जो परफॉर्मर थे। उन्होंने मुझे बोला था कि एयरलाइन में कुछ होगा तो मैं तुझे बताऊंगा कैबिन क्रू में। मैंने आके उसे बताया, वो एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ था। सो 1-2 महीने बाद उसी के, जब मेरे मुंह से कुछ निकला था, मेरा एक फ्रेंड है, वो फैक्स कर रहा था अपने इंटरव्यू, मुझे लेकर गया पाली हिल पर बांद्रा में। और मैं उसको पूछा क्या फैक्स कर रहे हो ब्रो। तो उसने बोला कि मेरा इंटरव्यू ग्राउंड स्टाफ का मैं फैक्स कर रहा हूँ जेट के लिए। तो मुझे सडनली अचानक महेश की याद आई। मैंने बोला महेश को चल फ़ोन करके देख लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया उससे बात नहीं हुई है। पीसीओ था, मोबाइल तो था नहीं। पीसीओ से महेश को फ़ोन लगाया एंड उसको बोला ब्रो वो इंटरव्यू का तो मुझे बताने वाले थे। तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि कहाँ पर है। तो मैंने बोला मैं पाली हिल में, यहाँ कॉलेज के पास। तो बोले कि अभी आ सकते हैं। तो हमने कहा गोरेगांव, क्योंकि सहारा का इंटरव्यू चल रहा है। मैं बोला कितने दिन के लिए। बोलते बस आज के लिए। आज ही था, मैं बताने भूल गया, पता नहीं तेरा फ़ोन कैसे आ गया। तो मैं बोला ठीक है मैं भाग के आता हूँ। मैं घर भागा बांद्रा से मलाड। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मतलब फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते ना, सीरियस इंटरव्यू था। सो एक ही चीज़ फॉर्मल थी, जो मेरे पैंट्स, बाकी शर्ट वॉज कैजुअल। मेरा टाई भी चेक्स वाला टाई था, वो जो उस वक्त जो हम लोग सोशल में पहनते थे ना डांस करने के लिए, वो था। एंड शूज़ भी मेरा सेमी फॉर्मल टाइप का था, वो पहनकर मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। और इसी तरह 18 की उम्र में मैंने जो अपना सपना देखा था बहुत सालों से, वो पूरा किया। माँ का सपना पूरा किया, मेरी मम्मी को मैंने रिज़ाइन करवाया, और उस दिन से वो मेरी बेटी हो गई और मैं उनका पापा। आज तक वही है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैबिन क्रू तो बन गया, लेकिन एक्टिंग में कैसे आया। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक्टिंग कभी करना नहीं चाहता था। मैं क्या करना चाहता था, वाज कंफ्यूज्ड। उस वक्त मैं कैबिन क्रू बन के बड़ा खुश था, मतलब आई हैड अचीव्ड एवरीथिंग। मैंने अपनी पहली गाड़ी मारुति 800 ले ली थी उसी 2-3 महीने के अंदर, सेकेंड हैंड, एंड वो चलाता था एंड लाइफ में बड़ा खुश था। बट मेरे जो बैचमेट्स थे ना, वो एक चीज़ को लेकर बड़े ये अंदर दिल में रहता था उनके कि लाइफ में हमेशा क्रू नहीं बनना। और मैं बोलता था यार क्रू नहीं बनना, क्रू इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मतलब जो हो रहा है मेरे साथ। फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग होते ना कि आपको बोलते हैं कि फ़्लाइट में मुझे मिलते थे थोड़े इंडस्ट्री वाले। मुझे तो याद है हमारी फ्रीक्वेंट फ्लाई थी उस वक्त, निकी अनेजा,
और एशली रेबेलो, ये बहुत फ्लाई करते थे लखनऊ के सेक्टर में, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि यू हैव टू कम एंड स्टार्ट मॉडलिंग एंड एक्टिंग। तो मैं उनको खाली थैंक यू बोलता था कि मतलब नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड मेरा एक फ्रेंड था हाकिम आलम, अगर आपने सुना होगा, इज़ अ वेरी फेमस हेयर स्टाइलिस्ट। वो मुझे हमेशा पुश करता था कि तुझे मॉडलिंग करना चाहिए। एंड मैं हमेशा बोलता था नहीं यार, मुझे ये नहीं करना है, मुझे बिहाइंड द कैमरा जाना है। एंड उसने एक दिन फोटोग्राफर को बुलाकर मुझे ट्रिक करके थोड़ा बुद्धू बना के मेरा पोर्टफोलियो लॉक कर दिया, और मैंने कर भी दिया जोश जोश में आके। मतलब मेरी तस्वीर तो रहेगी, लेकिन उसमें मेरी नियरली आधी सैलरी ख़त्म हो गई। अब मैंने बोला आलिम को, यार मेरे सैलरी रिकवर करने के लिए मुझे अभी ऑडिशन जाना पड़ेगा। और वहाँ से मैं ऑडिशन जाना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे अपनी जो वेस्ट जो पैसे हो गए तो वो रिकवर करना था। मैंने 1 महीने के आसपास मैंने ऑडिशंस दिए, 5, 6, 7, 8 दिए होंगे, और 2-4 में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था, लेकिन कभी कॉल नहीं आया वापस। तो एक आई रिमेंबर, जब मेरा पहला ऐड बॉम्बे गोवा बॉम्बे सेक्टर किया, थकी हुई हालत में, मतलब यूनिफॉर्म पैंट था, हाथ में मेरा वो यूनिफॉर्म फ्लाइट का बैग था, वो लेकर मैं ऑडिशन करने गया, ट्रेन पकड़ के विलेपार्ले टू महालक्ष्मी। ऑडिशंस पहले वहाँ होते थे। एंड वहाँ जब मैं पहुँचा तो बॉम्बे के सारे बड़े मॉडल्स थे, सब वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेल ड्रेस्ड, और मैं बहुत ही ख़राब हालत में था। मैं 1-2 घंटे वहाँ बैठा था। आई थिंक जो ऑडिशन ले रहा था वो मुझे देखा, ही मस्ट हैव प्लेस्ड कि मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, बैग वैग लेके। कोई बैग लेके कौन आएगा ऑडिशन देने के लिए? तो उसने मुझे बुलाया, जल्दी कम फास्ट, हेलमेट पहन, उतार, कुछ 1-2 वर्ड मुझे याद भी नहीं क्या कुछ बोल, और दैट्स इट। मैंने किया, कुछ किया एंड चला गया घर। तो मैं बोला चलो इतना दूर है, एटलीस्ट कुछ तो ऑडिशन तो देकर गया मैं। एंड घर गया तो मुझे 2 दिन बाद फ़ोन आया। जब तक मेरा आंसरिंग मशीन भी चालू हो गया था, इतना अफोर्ड कर रहा था मैं। सो कॉल आया था एंड दे सेड यू शॉर्ट लिस्टेड। तो आई सेड ओके थैंक यू। शॉर्ट लिस्ट की तो आदत हो गई थी, 2-4 आ गए थे मुझे। 2 घंटे बाद फ़ोन आता, यू बीन सिलेक्टेड एंड द बजट फॉर द एड इज़ 50। तो मुझे समझ में नहीं आया, 50 मतलब हाउ मच? 50? तो उसने बोला हाँ 50, ओके मैक्सिमम वी कैन स्ट्रेच टिल 60। मैंने बोला भाई रुक जा, आई जस्ट ओके अग्री डन, बिकॉज मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। 60,000 मतलब मेरी सैलरी 15-20 हज़ार की हो गई थी उस वक्त। 60,000 मतलब 3-4 महीने की सैलरी एक साथ। योर उस एज में ना आप इमेच्योर होते हो, नाइव होते हो, स्टूपिड होते हो, इम्पल्सिव होते हो। मैंने सीधा घर ढूंढना स्टार्ट किया लोखंडवाला में। मैंने डिसाइड किया मलाड से छोड़कर, मम्मी हमेशा बोलती थी मुझे कि अच्छी बिल्डिंग में जाना है, अच्छे एरिया में जाना है। तो मैं सीधा लोखंडवाला में घर ढूंढना स्टार्ट किया। 1 रूम किचन से हम शिफ्ट हो गए 1 बेडरूम हॉल में। अब मैंने मॉडलिंग कंटिन्यू किया बिकॉज मुझे लोन चुकाना था, मुझे प्यार नहीं था अभी भी। बस वहाँ से मैंने एक्टिंग की शुरुआत की, जहाँ मुझे मेरा पहला एक्टिंग का जॉब मिला, दिस मूवी कॉल्ड ये क्या हो रहा है। हम सब का एज ग्रुप 20-21 के आसपास का था, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू एवरीबडी। सिर्फ डायरेक्टर हमारे सीनियर थे, हंसल मेहता सर। एंड इट वॉज a version of American Pie, Indian version. It was not sexual, but it was pretty verbally open, and I thought I've arrived जब वो रिलीज़ हुआ। मुझे लगा कि मैं अब एक्टर बन गया, मैं स्टार बन गया, मेरी पिक्चर आ गई, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं आया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इतना ईजी नहीं होता है। हम इंडस्ट्री के होते नहीं हैं, हमें पता नहीं किधर जाना, क्या करना। इवन इन माई मॉडलिंग डेज मैं पूरा पोर्टफोलियो 40 पिक्चर्स लेके जाता था, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया आपको 40 पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं, आपको 4-5 फ़ोटोज़ देने की ज़रूरत है। उस वक्त इंस्टाग्राम ये सब था नहीं, तो कोई चेक नहीं करता था, हमें फ़ोटोज़ देने पड़ते थे जाके प्रोडक्शन हाउस में। तो जब रिलीज़ हुआ और कुछ काम नहीं आया तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया क्या गड़बड़, लेकिन समथिंग इज़ नॉट राइट बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफर्स। मैं फ़ोन मोबाइल के लिए रुका रहता था कि फ़ोन बजे और मुझे कोई प्रोड्यूसर से फ़ोन आए, डायरेक्टर से फ़ोन आए। मैं अपना मोबाइल कभी ऑफ़ नहीं करता था, कभी साइलेंट पे नहीं रखता था कि कुछ कॉल मिस ना हो जाए। मैंने एक फ़िल्म की थी जहाँ मिथुन दा थे, सोहेल खान थे। सोहेल खान उस वक्त बहुत बड़े स्टार हो गए थे, सलमान खान के भाई, यंगर ब्रदर कमिंग ऑन स्क्रीन। तो ही डन सम मूवीज़ विच वर बिग। सलमान सर के साथ उनकी फ़िल्म थी, एंड मैं उनका छोटा भाई प्ले कर रहा था एक फ़िल्म में। एंड द फिल्म वाज कॉल्ड राख। अभी भी कहीं यूट्यूब में या कहीं गूगल में आप देख लोगे उसका पोस्टर, मिथुन दा, सोहेल खान एंड मी। तो वो फिल्म से मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तो पक्का रिलीज़ होगा, लेकिन अगेन प्रोड्यूसर्स नॉट फिल्मी। एंड बट उस वक्त सोहेल सर के मैनेजर भी थे विकास कपूर, जो सलमान खान के भी मैनेजर थे, और
मैंने सोहेल को बोला कि यार मेरा काम है, देख सकते क्या? तो इज़ लाइक हाँ, मेरी उनकी अच्छी जम गई थी जब तक। तो जो सलमान खान के मैनेजर, सोहेल खान के मैनेजर, मेरे मैनेजर, मुझे तो लगा मेरा लाइफ सेट हो गया है। बट आदमी बड़े अच्छे थे विकास, लेकिन उनको आदत नहीं थी काम मांगने की। सलमान खान के लिए काम मांगने की ज़रूरत है नहीं, सोहेल खान के लिए ज़रूरत नहीं, मेरे लिए ज़रूरत थी। तो मैं वो ब्रांड के साथ रह गया, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं मिले और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये रिलीज़ होगा। ये नहीं हुआ, एक और नहीं हुआ। जब मेरे 2-3 फ़िल्में रिलीज़ नहीं हुए और मेरे पैसे जब ख़त्म होना स्टार्ट हुए, देन मुझे समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड मुझे टीवीज़ के ऑफ़र्स बहुत आ रहे थे, बिकॉज़ ये क्या हो रहा है के बाद, और मैं एड्स करता था, तो मुझे टीवी के ऑफ़र्स बहुत आते थे, लेकिन मैंने किया नहीं, बिकॉज़ टीवी कौन करेगा यार, मैं तो फ़िल्म स्टार हूँ ना, टीवी मतलब मेरे ज़ोन की बात नहीं है। फिर आई स्टिल रिमेंबर संदीप सिकंद कॉलिंग मी, अभी इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर नाउ फॉर अ शो कहानी घर घर की। एंड मुझे याद है मेरे पास उस महीने के पैसे थे, अगले महीने के थे घर, और घर भी बहुत सस्ते में हो जाता था, लेकिन एक्चुअली पैसे पूरी तरह ख़त्म हो गए थे मेरे। तो मैंने संदीप को एक अमाउंट कोट किया, ओके संदीप आई विल डू इट। फर्स्ट टाइम मैंने हाँ बोला था टीवी के लिए, बिकॉज मुझे ना बोलने की मेरी हिम्मत चली गई थी। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप नहीं भी करना चाहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है सामने वाला ना बोल दे, मैं ना नहीं बोल पाऊँगा। तो मैंने वो अमाउंट कोट किया जो मेरे महीने का खर्चा था पूरा घर का। तो संदीप ने मुझे बोला, तू जानता है ना जो तू कोट कर रहा है वो पार्वती के आसपास का रेट है। साक्षी तन्वर, हु वाज पार्वती, हु वाज एवरीथिंग ऑन द शो। तो मैंने उसे बोला, यार आई डोंट केयर किसी को क्या मिलता है, मुझे इतना चाहिए। एंड आई थॉट आई वोंट गेट अ कॉल। एंड देन एकता कपूर के ऑफिस से फ़ोन आया एंड दे सेड यू वांट टू डू टीवी एंड वी वांट टू लॉन्च यू। तो मैं बोला नहीं, मैं कहानी के लिए था। तो बोला नहीं, बिकॉज यू वांट टू डू टीवी, हम आपसे बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, आप नहीं ना बोल रहे हो, आपको टीवी करना है अभी, तो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। बिकॉज उस वक्त ना टीवी में ना एड से लोग उठाते थे और मैं एड मॉडलिंग करता था काफ़ी। एंड ये क्या हो रहा है, अभी रिलीज़ हो गया था एंड आई थिंक दे लाइक द मूवी, समथिंग वाज दैट। मेरा एक एड बड़ा फेमस हो गया था उसी वक्त, माउंटेन ड्यू का, चीता भी पीता है। सो या दे वांटेड टू लॉन्च मी एंड मैंने सोचा कि अगर टीवी में होर्डिंग्स लग जाएंगे तो मेरे मूवी करियर का क्या होगा, बिकॉज एक्चुअली तो मैं मूवी स्टार हूँ, टीवी कौन करेगा, ये तो मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ मजबूरी में, लेकिन एक्चुअली तो मूवीज़ करना है। एंड मैंने उन्हें बहुत लटकाया। आई रिमेंबर बालाजी वॉज दी बालाजी, मतलब 7 बजे से उनका शो जो शुरू होता था रात के 12 बजे, तानो कितने बजे तक, हर एक टाइम पर उनका शो आता था एंड दे वर द बिगेस्ट। एंड मैं उनकी क्रिएटिव टीम को नीचे अपने घर मेरे कॉफ़ी शॉप में या मेरे जिम के पास उन्हें वो रुकते थे आके मेरे लिए, बिकॉज एकता ने उन्हें बोला होगा कि मुझे ये चाहिए और वो एकता को नाम बोल नहीं सकते, तो दे यूज्ड टू कीप वेटिंग फॉर मी डाउन एंड आई एम लाइक क्यों रुके हो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस शो। एंड एकता एक्चुअली थॉट कि मैं पागल हूँ कि टीवी करना चाह रहा है कहानी में। ऑफकोर्स साक्षी पार्वती इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट और मैं एज अ यंग जनरेशन का लीड आ रहा था, लेकिन यहाँ मैं उसे लॉन्च कर रही हूँ जो उसका शो है और मैं वो ना बोल के ये करना चाह रहा हूँ। तो उसने बोले पागल लड़का है, इसको करने दो। जो अमाउंट बोला था बाय द वे वो पैसे के लिए मान गए और मैं ना बोल नहीं पाया, तो मैंने कहानी की शुरुआत की एंड उसके बाद मैं कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने नाच किया, बालाजी ने फिर से मुझे बुलाया, उनके साथ शो किया और मैंने फिर बहुत सारे शोज़ किए। उस दौरान मुझे एक शो आया जो जैसे रहने वाली ने मुझे एक पुश दिया टू बी अ टीवी स्टार। इस शो ने मुझे एक अलग मुकाम दिया, लोगों के दिल में जगह मतलब मैंने बना पाया है इस शो की वजह से, जो था FIR। उसके जो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर से मेरी मीटिंग हुई, मुझे अब तो याद है मैं शो करना नहीं चाह रहा था ये, बिकॉज ना कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले ना मैं 10 बार सोचता हूँ, 50 बार पका देता हूँ। तो मैंने सोचा था कॉमेडी नहीं करनी यार मुझे, मुझे जो रोमांटिक जो ड्रामा जो चलता है वही ठीक है। मैं संजय कोहली को जानता था पहले से, मेरे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिला था एंड वी मेट एंड आई रियली गॉट अलॉन्ग रियली वेल विद शशांक बाली एंड संजय कोहली इन दैट मीटिंग। उन्होंने बोला थोड़ा एजी है, थोड़ा मस्ती वाला है, थोड़ा सा हल्का फुल्का डबल मीनिंग भी होगा। मुझे डबल मीनिंग जोक्स ना पर्सनली थोड़े पसंद आते। तो मैंने बोला पक्का ये सब है, लाइक डन, दिस इज़ द शो। तो मैं बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं, मैं करता हूँ ये। एंड FIR की शुरुआत की मैंने एंड डबल मीनिंग के जोक्स तो नहीं हुए बिकॉज उस वक्त चैनल ने कव कर दिया था। तो मैंने बोला भी यार जो तुम लोग जोक्स बोलते थे जो मैं करना था वो कहाँ है? तो बोले नहीं वो भी नहीं हो सकता बिकॉज चैनल ने ना बोल दिया। इज़ अ फैमिली चैनल, सब टीवी हैड बिकम कम्प्लीटली फैमिली दैट टाइम। मतलब मेरे ही आने के बाद ये सब होना था। और FIR के 1400-1500 एपिसोड्स हो गए होंगे, लेकिन मैंने 1000-1100 मैंने किए
4 साल किया, शो 8 साल चला, मैंने 4 साल काम किया अप्रॉक्सीमेटली। बट मेरे आने से ना उन लोगों ने डेली कर दिया था, पहले वीकली और बाई वीकली था। टीवी फिर मैंने ब्रेक क्यों लिया मैं बताता हूँ। मैं 6-7 साल ना नॉन स्टॉप मैंने काम किया। अगर आप मेरा टीवी की जर्नी देखोगे तो बहुत काम कर लिया था एंड मैं अंदर से ना टूट चुका था लिटरली। मेरा शोल्डर और मेरा नी ना मुझे बड़ा तकलीफ दे रहा था, बिकॉज स्पोर्ट्स का शौक था, खेलता भी था, मेरा खेल भी बंद हो गया था एंड रिपेयर दिखाने का मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया मैं 3 महीने का ब्रेक लूँगा। OTT वॉज बूमिंग। अच्छा, उस वक्त थोड़े सेक्स टाइप के शोज़ आते थे जो मुझे नहीं करने थे, बिकॉज मुझे थोड़ी शर्म आती है। मैं लगता हूँ थोड़ा बोल्ड एंड ब्रेव टाइप का, लेकिन मुझे शर्म बड़ी आती है। सो मैं बोला नहीं, ये नहीं करूँगा मैं। और OTT पर टीवी टाइप के शोज़ भी आते थे जो फैमिली ड्रामा और स्टाइल वाले एंड स्टफ। तो मुझे लगा था नहीं यार, मुझे इंटरनेशनल टाइप के शोज़ करना है। अगर OTT भी अगर मैं टीवी वाला करूँ तो फिर मैं OTT क्यों करूँ, फिर मैं टीवी करूँ, पैसे भी ज़्यादा है। और तब तक मेरी सिक्योरिटी हो गई थी। जब मैंने टीवी की शुरुआत की थी मुझे पैसे कमाने थे, इतना कमाना था और फिर टीवी छोड़ देना था। मेरा इतना हो गया था, ग्रीड बढ़ गया था। तो मैंने बोला अब मेरी सिक्योरिटी हो गई, अब मेरे पास मतलब घर चला सकता हूँ, अच्छी तरह जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। अब मैं ना काम करूँगा, पैशन के लिए करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और कॉन्फिडेंस तो था ही थोड़ा बहुत हमेशा। सो बस OTT की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसी दौरान ना मेरी लाइफ में कुछ, पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया था एंड मैं उसको लेकर बड़ा हिल गया था, बिकॉज मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और कुछ ऐसा हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। एंड उसके बाद कोविड भी आ गया। तो कोविड भी मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। वो जो पर्सनल, आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल हो जाता है ना इतना बड़ा, तो मुझे लगता है पैसे या कुछ और मायने नहीं रखते, बिकॉज देन लाइफ पूरी तरह बंद हो जाती है और मेरी बंद हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। जनरली लोग अपने बारे में सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ किया है हम दोनों ने, हमने हमेशा से रिस्पेक्ट रखा है एक दूसरे का और कभी बात नहीं की, और मैं उसी चीज़ को मेंटेन करना चाहता हूँ। एंड फ्रॉम माय साइड मैं हमेशा विश करता हूँ कि सब खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। और कोविड ने मुझे हेल्प किया। मतलब बहुत बुरा हो रहा था सबके साथ, हम सबके साथ, लेकिन उस वक्त मुझे वो मी टाइम मिला जो मुझे कभी मिला नहीं था, सोचने के लिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और मुझे हील किया कोविड ने। कोविड ने नहीं, उस वक्त ने एक्चुअली। और मैंने रियलाइज़ किया कि जो करना भी दिल से करना है। और मैं बहुत सारी चीज़ों में स्कैटर्ड रहता था, तो मैंने डिसाइड ही कर दिया कि मुझे फॉलो करना है जो मेरा दिल करे, एक्टिंग एंड प्रॉपर्टीज़। ये 2 चीज़ में मैं लग गया। गोवा में प्रॉपर्टीज़ करता था और ऑफ कोर्स एक्टिंग से प्यार तो था ही। एंड मुझे अपना पहला OTT शो मिला ड्यूरिंग कोविड, नक्सलबारी। उसके लिए गोवा गया एंड गोवा जाकर मैं पूरी तरह, मुझे लगता है, हील हो गया। जो भी मेरे लाइफ में स्ट्रेस था, जो भी मेरे कन्फ्यूजन्स थे, जो भी मैं जिस से मैं गुज़रा था, आई थिंक मैं काफ़ी गोवा में हील हुआ। उस समय बिल्कुल अकेला था। बीचेस, गोवा, मी एंड माई सेल्फ एंड मेरे थॉट्स। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सोच भी सकता हूँ कुछ। मैं बिकॉज बॉम्बे में लाइफ इतनी फास्ट होती है, कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता है। तो हाँ, नक्सलबारी शुरू की। पहला OTT शो था, नेगेटिव रोल किया। जी वालों को लगा कि मैं पागल हूँ। तरुण सर जो हेड थे उस वक्त बोल रहे कि मैं इसे हीरो दे रहा हूँ, ये हीरो नहीं बनना चाह रहा है और ये नेगेटिव, लेकिन मुझे अलग करना था। तो वहाँ से शुरुआत की। मेरे 2-3 शोज़ रिलीज़ हुए एंड मुझे लगा कि शोज़ तो रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे बड़े मेकर्स से कॉल्स नहीं आ रहे। एंड देन द बिगर शोज़ हैपन फॉर मी। फराज हैपन। हंसल सर से मैंने और हंसल सर एक्चुअली मुझे अब तक उन्होंने बुलाया नहीं था उस मूवी के लिए। वो लास्ट मिनट क्या हुआ, वो कैरेक्टर का कुछ गड़बड़ हुआ और मुकेश छाबड़ा ने उनको रियलाइज़ कराया कि आमिर को क्यों नहीं है। मैं मीटिंग के लिए गया, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत सालों के बाद उनसे मिला मैं। वो अब जो पुराने हंसल सर नहीं थे, वो अब हमारे देश के सबसे बड़े OTT प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो गए थे। डायरेक्टर एंड क्रिएटर एक्चुअली। उन्होंने मुझे बोला कि आमिर सबने तेरे बारे में, वो इंसान तो बड़े प्यारे हैं, तो जैसे थे वैसे ही थे, मगर उन्होंने बोला कि सब तेरे बारे में काफ़ी बात कर रहे थे कि तू आ रहा है, सब एक्साइटेड थे, ये वो सब ने बहुत बात की, लेकिन किसी ने एक्टिंग की बात नहीं की तेरी। तो मैं 10वें माले से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे चला गया उसमें। एंड उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू अपनी एक्टिंग दिखा। मैं तुझे कॉप का रोल देने वाला था, लेकिन मैं तुझे ना बाप का रोल दूंगा। तो बोला सर ठीक है, कर लूँगा मैं। नहीं, बाप मतलब टीनेज का बाप।
और मैं 10 सेकंड के लिए शॉक्ड मिला कि मुझे काम तो करना है अंसल सर के साथ। बिल्कुल न्यू कमर वाला फीलिंग थी कि काम तो करना है, लेकिन बाप का रोल कैसे करूँ? एंड वो समझ गया मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने बोला, देख बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने एज से ऊपर प्ले किया है, और तेरी हीरोगिरी छोड़ और दिखा लोगों को तो कर क्या सकता है। छोटा सा रोल था और मैंने कर लिया। एंड वहाँ से मुझे लगता है मुझे ट्रायल मिला। ट्रायल में मैंने कॉप का रोल किया, फिर से इतने सालों के बाद। मुझे अब तक याद है फर्स्ट प्रोमो से मुझे हटा दिया गया था बिकॉज और मैक्स से कुछ ऑडियंस को दिखाते। तो जब मैं आया उधर स्क्रीन पर वो प्रोमो में मेरे शॉट से, लोग हंसना स्टार्ट किए और चीयर करना स्टार्ट किए ऑडियंस, और ये उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर का था बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ सीरियस कॉप। बजरंग पांडे नहीं था, मैं प्रदीप शिंदे था जो बहुत ही सीरियस और हार्डकोर कॉप है। तो फर्स्ट प्रोमो से उन्होंने हटा दिया। मुझे बोला कि यार रिएक्शन ठीक नहीं मिला, एंड एक्सप्लेन मी व्हाई, वील मेक अ फ्रेश प्रोमो फॉर यू वंस द शो कम्स ऑन एयर। एंड जो किया उन्होंने बाद में। सो उसके बाद लुटेरे मिला, एंड आई थिंक लुटेरे ना इज़ द बेस्ट वर्क आई हैव डन फ्रॉम माई साइड। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है, द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन जो मुझे मिला है, मुझे बहुत सालों के बाद। देखिए मैंने अपनी जो एक स्टोरी थी मैंने आपको बताई। मुझे पता नहीं आप कितने इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सपना देखिए, उसके पीछे पागल ना हो जाइए। मेरा ये मतलब है कि मैं एक्टर बनना जब चाह रहा था, मैं चाह रहा था, लेकिन मैं पागल नहीं हो गया उसके लिए। एंड मैंने हमेशा सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, ये नहीं तो ये करूँगा, ये नहीं तो ये करूँगा। सो अपनी जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, या मैं जो चाह रहा था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना चाहते हो, कुछ भी करना है तो ट्राई करिए, उसे छोड़िए मत। बिकॉज ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, चांसेस लिखे, उसको ग्रैब करना आपके हाथ में। चांसेस आके जाएंगे, बट कभी कभार ना आप छोड़ देते हो, रियलाइज़ नहीं करते हो, तो ग्रैब करिए। और मैंने जब शुरुआत की, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से था, पता नहीं था क्या करूं, इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता था। फ्रैंकली आज भी इतना नहीं पता है, लेकिन इतने साल हो गए तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं समझ सकता हूँ मैं कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, कुछ किस में नहीं जाना है, ये समझ सकता हूँ। मगर जो भी शुरुआत करे अपनी लाइफ में, इतना एडवाइस देना चाहूँगा कि जो करना दिल से करना, घर वालों का ख्याल रखना, उन्हें कभी मत भूलना, बिकॉज जो सैक्रिफाइस वो करते हैं वो कोई नहीं करता। एंड मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ आज भी, जो अब मेरी बेटी है। उन्हें कभी मत भूलना, बिकॉज वो सब कुछ है आपके लिए। आमिर अली एक जाने माने सेलिब्रिटी और बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। कई बार जब कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, एक्टर बन जाता है, तो उसके लिए अपनी पर्सनल और प्राइवेट बातें कहना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी में आमिर अली ने शायद वो सारे पन्ने खोलने की कोशिश की है जो उनके बाकी इंटरव्यूज में आपको नहीं दिखेंगे। कैसे एक लड़का 17-18 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी शुरू करता है और वो कैबिन क्रू बनना चाहता है, बस इसलिए कि वो अपनी माँ को नौकरी से हटा सके और उसकी माँ आराम से रह सके। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि आपकी नीयत बहुत पाक और साफ है तो आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं और जो शायद आप नहीं चाहते हैं। इस टॉक को क्यूरेट किया था मैंने, मेरा नाम श्रेया शर्मा है, कैमरे के पीछे थे विशाल कपूर। इस टॉक को एडिट किया है अरुण ने, और यूट्यूब के माध्यम से ये कहानी आप तक पहुंचा रही है गगनदीप।